साथियों, अगर इस पूरी खबर को आप देखेंगे, अगर पूरा इंटरव्यू आपको देखना पड़ेगा, देखिए ज़रूर और अपनी कमेंट में अपनी राय लिखिए, अपना समर्थन लिखिए, अपना विरोध लिखिए। इस चीज़ को वास्तव में कि फिफ्थ शेड्यूल का जो ये पूरी जानकारी बिजी दे रहे हैं और किस प्रकार की जानकारी ये है, पहले तो इसको देख लीजिएगा। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम है अनूप बिष्ट। हम लगातार उत्तराखंड में अपने हकों की बात करते हैं और उत्तराखंड एकता मंच से जुड़े हुए अनूप बिष्ट जी ने आज इस प्रकार से पौड़ी में एक कार्यशाला की और कार्यशाला में जो विभिन्न जो पौड़ी के कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, कुछ लोगों को समझाया कि आखिर हम जो भू कानून की मांग कर रहे हैं, अन्य कानूनों की मांग कर रहे हैं, उन कानूनों से बेहतर है कि हम फिफ्थ शेड्यूल की बात क्यों ना करें। बिष्ट जी से जानेंगे कि आखिर फिफ्थ शेड्यूल क्या है। देखिए, फिफ्थ शेड्यूल को आप ऐसे समझिए कि भारत के 12 पहाड़ी राज्य हैं और हर राज्य पहाड़ी राज्यों की एक विशेषता होती है, उनकी एक संस्कृति होती है। जब भी कोई राज्य बनता है तो वो विशेष कानून के साथ राज्य का निर्माण होता है। जैसे हिमाचल बना सेक्शन 118 के साथ, या मेघालय बना 6 शेड्यूल के साथ, मिजोरम बना 6 शेड्यूल के साथ। ऐसे ही पहाड़ी राज्य 11 के 11 पहाड़ी राज्य वो अलग अलग कानून के साथ बने हैं, उनका संरक्षण हुआ है। हमारी दुविधा ये हुई कि हमने राज्य तो बना दिया लेकिन विदाउट कानून। फिफ्थ शेड्यूल वो कानून है जो ये कहता है कि सबसे पहले उत्तराखंड के पहाड़ी संसाधनों पे सबसे पहला हक जो होगा वो उत्तराखंडियों का होगा। गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय जो पहाड़ में रहते हैं उन समुदायों का होगा। 100% का भू कानून होगा, यानी कि ये एक विशेष संस्कृति है जिसके संरक्षण करने के लिए भारत सरकार वादित होगी इसमें। दूसरा, रोजगार का सबसे इंपॉर्टेंट साधन है। अगर श्रीनगर है, श्रीनगर में जो ट्रक हैं इस टाइम पे, उन ट्रकों को माध्यम से अगर वो खनन कर रहे हैं और वो माइनर खनन है तो इसके पूरे ठेके स्थानीय लोगों को ही दिए जाएंगे, बजाय बाहर के लोगों का। 7.5% सेंटर में, 50% स्टेट में रोजगार का आपका साधन क्लियर हो जाता है इसमें। तो रोजगार यहीं मिलेगा तो हम यहाँ से माइग्रेशन क्यों करेंगे। और जो जा चुके हैं, कल ही पूरा स्टेट अगर पूरा पहाड़ी राज्य अगर पहाड़ी क्षेत्र ट्राइब घोषित हो जाता है तो अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहाड़ में आएंगे। रिवर्स माइग्रेशन हो गया आपका। तो इसलिए जो कहा जाता है फिफ्थ शेड्यूल उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लिए ग्रंथ की तरह है। एक ग्रंथ है, एक मील का पत्थर है जिसकी वजह से उत्तराखंडियों का 100% आप लगा ले प्रगति होने के चांसेस हैं, 100%। तो ये फिफ्थ शेड्यूल की मीटिंग आज हमने करी। आज हमने एक वर्कशॉप में पूरे डिटेल्स में बताया क्या फिफ्थ शेड्यूल है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये फिफ्थ शेड्यूल अब कोई मांग है या नहीं। ये 1815 से लेकर और 1937 तक एज ए प्रिमिटिव ट्राइब हम लोग थे, और 1900 संविधान के बाद 1972 तक ये कुमाऊं वन पंचायत और कुमाऊं पुलिस एक्ट के माध्यम से ये लागू था। तो हम तो वैसे भी ट्राइब के था, जंगल में हमारे अधिकार थे। तो वापस हक हकूक की लड़ाई के लिए 5वीं अनुसूची को उत्तराखंड में लागू करना पड़ेगा। अगर फिफ्थ शेड्यूल की बात करें हम, आज भी कई क्षेत्र जो हैं, जो जनजातीय क्षेत्र घोषित हैं, उनका अलग कानून होता है, हम लोगों का अलग कानून है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक ही प्रदेश में अलग अलग कानून चल रहे हैं। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है, कल मैं हमारे उत्तराखंड सरकार का एक पोस्टर देख रहा था कि एक समान यूसीसी लागू हुआ है, एक समान कानून के अधिकार सारे उत्तराखंड में, और गलत है। आप एक ही प्रदेश में रह के आप ये मुझे बताइए कि जौनसार में ट्राइब मिला हुआ है, वो ट्राइब जौनसार को जो 1856 में हुआ है और हम पहले से ही थे, और वहाँ पे यूसीसी लागू नहीं है। तो कोई भी रूढ़िवादी परंपरा के ऊपर कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं हो सकता। जौनसार भोटिया समाज में लागू नहीं हो सकता, थारों में लागू नहीं हो सकता है, आपके तराई वाले इलाके में लागू नहीं हो सकता है। तो कहाँ एक समान है जी। और बीच में जो गढ़वाली कुमाऊनी जिनके 70 से ज़्यादा% लोग उत्तराखंड छोड़ चुके हैं, तो हमारे लिए नीतियाँ क्यों नहीं है। सारी नीतियाँ प्लेन के हिसाब से बनती है और पहाड़ में लागू करने की कोशिश करें तो कहाँ से इम्प्लीमेंट होगा। तो कोई एक कानून नहीं है। एक कानून तब होगा जब पूरा गढ़वाल और कुमाऊं ट्राइब के अंदर आएगा, तब एक कानून होगा। ये है परिभाषा। क्या लगता है आपको कि राजनीतिक पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस यहाँ पर राज कर रही हैं, क्या इसके लिए आगे आएंगे। देखिए, मैं परसों
कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी से मीटिंग करके आया। उन्होंने मुझसे वैसे तो 5-1 मिनट में उन्होंने बात कह दी कि इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे हम, और उन्होंने बोला कि मैं इसके ऊपर 2-4 डॉक्यूमेंट चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको मुद्दे को उठाएंगे। पिछले साल मैंने अनिल बलूनी जी से भी मीटिंग करी थी। उन्होंने बोला मैं एक रिसर्च टीम बनाऊंगा, हालांकि अभी तक कोई रिस्पांस उनका आया नहीं है अभी तक। इसीलिए अब हमने निर्णय लिया है कि एक जन समूह की तैयारी की जाएगी, एक बड़े आंदोलन का रूप का तैयार हम कर रहे हैं, और देहरादून में आने वाले कुछ ही महीनों में एक बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है, और फिर उत्तराखंड के नेतृत्वकर्ता को या मुख्यमंत्री को हम वहाँ बुलाएंगे और सर्व समाज के माध्यम से उनके सामने अपनी मांग रखेंगे। यहाँ की जनता जानना चाहती है, अगर 5th शेड्यूल के लिए सारी जनता एक साथ खड़ी होती है, उनको कितने लाभ मिलने वाले हैं? सबसे पहले 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन मिलेगा, 50% स्टेट में रिजर्वेशन मिलेगा, जंगल और नदी से सारा रोजगार का संसाधन लाइसेंस हमें मिलेंगे, जो हमारे बेटियों को ST एक्ट मिलेगा प्योरली, और ये जो भूमिहीन हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, भू कानून लगाना तो छोटी बात है, जो भूमिहीन हो चुके हैं उनको 5th शेड्यूल लागू करने के बाद FRA 2006 के माध्यम से मिनिमम 5 बीघा लैंड एलोकेट की जाएगी। तो इतने फायदे होंगे, जब आपके पास खेत होगा, आपके पास मूल निवास का प्रमाण पत्र होगा, जो मूल निवासी को ट्राइब के मिलने के बाद ही बनता है, और जब आपके पास रोजगार होगा, आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, और सेंटर से आपको फंड होगा, 2 मुखी फंड होता, तो विकास तो होनी है। आपने जब से मुहिम शुरू की अभी तक क्या लगता है आपको, कितने लोग आपसे जुड़े हैं, किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? मैं तो सही बताऊं सर, बहुत खुश हूं मैं। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग इसको समझ रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इवन इस पे हमारी एक किताब लॉन्च होने वाली है, अब 1-2 महीने में हम किताब भी लॉन्च कर देंगे। पहला इंग्लिश का वर्जन है, उसके तुरंत बाद हम हिंदी का वर्जन लॉन्च करेंगे। जो रिसर्च आज तक उत्तराखंड एकता मंच ने करी है वो सबके सामने चली जाएगी, फिर एक जन आंदोलन तैयार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो उस समय अंग्रेजों के टाइम के डॉक्यूमेंट्स है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट? वो तो ये लगा लीजिए कि वो गैजेटियर है, वो अंग्रेज़ों ने लिखे हैं कि आज़ादी से पहले किस किस के पास ट्राइब है। अब जैसे हमारे पास जो ट्राइब है वो नॉन रेगुलेटेड के रूप में 1815 में आया, और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में वो 1874 में लागू हुआ, 1937 में उसको हटा दिया गया, और उसके बाद कुमाऊं वन पंचायत लागू हुआ है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, भारत सरकार के, आज़ादी से पहले के डॉक्यूमेंट है, ये सारे हमने आज दिखाए हैं, और यही हम उस किताब में भी और भारत सरकार को भी जमा कराएंगे। थे बिजली जिस प्रकार से उन्होंने बताया, और जिस प्रकार की जानकारी बिजली ने दी, तो निश्चित बात है कि वास्तव में आज हम छोटे छोटे दल बना करके अपनी अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर हम 5th शेड्यूल की मांग करते हैं तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो अलग अलग मंचों पर, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों पर इस चीज़ को लड़ रहे हैं, कोई भू कानून की मांग कर रहा है, कोई चकबंदी की मांग कर रहा है, कोई मूल निवास की मांग कर रहा है, तो 5th शेड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ आ सकती हैं। और निश्चित बात है कि जब ये मुहिम अगर शुरू हो गई तो निश्चित बात है कि उत्तराखंड एक विकास की तरफ अपने आप दौड़ने लगेगा। हिमालय प्लस के लिए पौड़ी से मैं प्रमोद खंडूड़ी, धन्यवाद। बहुत